हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट ऑनलाइन विद हर्ष पटेल। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर से अपन ने पॉलीमर चैप्टर यूनिट 4 नंबर 4 न्यू यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, आखिर पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन होता क्या है। ठीक है, इस जो अपना चैप्टर है इसका नाम ही अपन ने समझा था आखिर पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन होता क्या और किस तरह से उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज देखी थी। आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, ये भी अपना क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर चेक करने, आप चेक कर सकते हैं। पॉलीमर और क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा पूछा गया, इसके बाद मैकेनिज्म भी है, मतलब ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब अपन कुछ बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाइड करेंगे किस किस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जैसे टाइप करें, सबसे पहला टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बेस पे अपन दो टाइप के पॉलीमर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया अपना नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, और सेकंड हो गया अपना सिंथेटिक पॉलीमर। इसके नाम से अपन को क्लियर हो रहा होगा आखिर नेचुरल और सिंथेटिक कहना क्यों चाह रहा है। ठीक है, जैसे नेचुरल का मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से अपन को मिलते हैं, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल यानी कि नेचर से जो अपन को पॉलीमर्स मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका ले सकते हैं, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, नेचुरल रबर हो गया, ये अपने नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल, जो अपन लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। जैसे प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, मतलब आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल अपने पॉलीमर्स बनते हैं उनको अपन बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जो पॉलीथीन अपन यूज करते हैं, प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं ना, पॉलीथीन वाला पॉलीथीन, उसके बाद पीवीसी, पीएमएमए, टेफ्लॉन, ब्यूना एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए अपने सिंथेटिक। तो अपन को समझ में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। अपन को एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आए लिखने को तो किस बेस पे आता है कि बताइए पॉलीमर्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, या फिर पूछ लेगा व्हाट इज पॉलीमराइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पहले तो अपन को जो मैंने आपको पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन में आपको लिखवाया वो डेफिनेशन अपन को लिख देनी है। उसके बाद आना है अपन को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, सेम एग्जैक्ट ऐसा कैसे आपको एग्जाम में किस तरह से अपन को बनाना है, चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, उसी तरह से मैंने लिखवाया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्लासिफिकेशन डालना है, फर्स्ट डालना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसी तरह से आपको लाइनिंग करनी है और यहाँ पे नेचुरल सिंथेटिक लिखना है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ उसी तरह से आपको एग्जाम में भी प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि आप अगर एक अपनी नोटबुक जो है उसमें आप इस तरह से नोट्स बना लेंगे, एग्जाम के टाइम पे देख लेंगे तो अपन को आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरह से अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी अपन इसको दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप हो गया अपना होमोपॉलीमर्स, ठीक है, और सेकंड हो गया अपना हेट्रोपॉलीमर्स, या इसको एक और नाम से डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, कोपॉलीमर्स। ठीक है, तो अपन को होमो और हेट्रो, इससे अपन को क्लियर हो जाना चाहिए आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, होमो का मतलब जैसे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस अपन ने पढ़ा था। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, सेम टाइप के जो रहते हैं, और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता था, डिफरेंट। तो उसी तरह से अगर इसको रिलेट किया जाए तो क्या है, मोनोमर्स आर सेम एंड आइडेंटिकल। ठीक है, जो ये होमोपॉलीमर्स हैं इसमें क्या है, जो अपने मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। वहीं अगर हेट्रोजीनियस पॉलीमर मतलब हेट्रोपॉलीमर्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, मोनोमर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इतना चीज क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल बता सकते हैं अपन लोग कि जैसे ये ए बी 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 है। ठीक है, इसकी जगह पे अपन कोई सा भी, जैसे CH2 इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं CH2। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी जगह पर अपन ने क्या लिया, ए एग्जाम्पल के आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए सेम टाइप के ए। ठीक है, वहीं अगर नीचे देखें बी। ठीक है, उसी तरह अगर कोपॉलीमर या हेट्रोजीनियस पॉलीमर में देखें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, ए बी। ठीक है, ए बी मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, और इसमें बिल्कुल सेम और आइडेंटिकल होंगे। शायद आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में भी अपन को इस तरह से डिफाइन करना है। उसके बाद अगर हेट्रोजीनियस हेट्रोपॉलीमर की बात करें तो ये भी अपन चार टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया रैंडम से अपन को नाम से क्लियर हो जाना है। रैंडम का मतलब रैंडमली कहीं पे भी जुड़े होंगे, जैसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे ए बी ए। ठीक है, तो रैंडमली कहीं पे भी लग सकते हैं। ठीक है, और अगर अल्टरनेटिंग
अल्टरनेटिंग पॉलीमर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट मैनर में, मतलब ए बी अपन को एक एग्जांपल से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ब्लॉक की बात करें, थर्ड वाला जो टाइप है उसमें क्या है, अटैच सेट वाइज। जैसे पहले आ जाएगा अपना ए, ठीक है, ट्रिपल ए आ जाएगा, उसके बाद ए बी, तो मतलब एक अटैच सेट वाइज उसमें ब्लॉक में जमा है, ठीक है। वहीं अगर फोर्थ वाले टाइप की बात करें तो वो क्या है, ग्राफ्ट। ग्राफ्ट क्या है, अटैच एज अ ब्रांच के तौर पे ये अटैच होंगे। जैसे ए ये अपने 6 जो होगा ए का ग्रुप बन गया, उसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें एक बी ब्रांच जुड़ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से अपन हेट्रोपॉलीमर को भी अपन 4 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आई होप सो ये चारों पॉइंट जो है अपन को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अपन ने फर्स्ट टाइप लिखा था, फर्स्ट टाइप के नोट्स बनाए थे क्लासिफिकेशन में कि ऑन द बेसिस ऑफ किसका, ओरिजिन के बेसिस पे। सेकंड वाला टाइप उसी तरह से लिखना ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। इसी तरह से अपन को ग्राफ बनाते हुए चलना है, एग्जाम में भी इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, आराम से 4 से 5 पेज भरेंगे और एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको 7 में 7 नंबर मिलने वाले, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी। इसकी फंक्शनलिटी के बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे सबसे इसकी फंक्शनलिटी, इसकी डेफिनेशन देख ले, द नंबर ऑफ रिएक्टिव साइट्स इन अ मोनोमर इज कॉल्ड फंक्शनलिटी। मतलब जो फंक्शनलिटी क्या होता है, जो रिएक्टिव साइट्स होती है मोनोमर्स में, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिव साइट्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, जैसे क्या ये अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इथीन मॉलिक्यूल हैज 2 रिएक्टिव साइट्स, हेंस इट इज बाइफंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एग्जांपल से साइड ट्रफोस में समझाता हूं। जैसे अपना ये इथीन दिया हुआ है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अगर फंक्शनलिटी की बात करें, कितने नंबर ऑफ साइट्स इससे और जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप, ये सिंगल जो डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए तो क्या होगा, एक बॉन्ड इधर खाली हो जाएगा, ठीक है, और एक बॉन्ड इधर खाली हो जाएगा, इधर अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। वही ये चीज फंक्शनलिटी इसकी बताती है, ठीक है। आई होप सो एग्जांपल से अपन को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी के बेसिस पे भी अपन 3 टाइप में इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया अपना बाय फंक्शनल, जिसको अपन लीनियर भी बोल सकते हैं और स्ट्रेट चेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया अपना ट्राई फंक्शनल, जिसको अपन ब्रांच चेन भी बोल सकते हैं, और थर्ड हो गया अपना पॉलीफंक्शनल, जिसको अपन क्लोज लिंक्ड या फिर नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बायफंक्शनल को थोड़ा डिफाइन करने का देखें तो क्या है, मोनोमर्स अटैच्ड इन स्ट्रेट मैनर, ठीक है। जो मोनोमर्स होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट मैनर में अटैच होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, वेल पैक्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और डेंसिटी, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे अपन एग्जांपल दिया अपन को पॉलीथीन और PS, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये अरेंज दिखेंगे, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बाय फंक्शनल या लीनियर स्ट्रेट चेन। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या हो गया, ट्राई फंक्शनल, ठीक है, स्ट्रेट मैनर अलोंग विथ ब्रांच चेन, ठीक है, स्ट्रेट मैनर अलोंग विथ ब्रांच चेन। मतलब ये स्ट्रेट मैनर में तो होंगे, पर एक जो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक ब्रांच चेन जुड़ी होगी, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या है, गेपिंग प्रेजेंट मतलब देखें, जैसे एग्जांपल दिया है क्या, ग्लाइकोनिक और स्टार्च। जैसे इसमें देखेंगे, अगर एग्जांपल थोड़ा देखने का ट्राई करें तो एक लीनियर लाइन में अपन को एक स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे एक ब्रांच चेन जुड़ चुकी है, ठीक है। और ये जो आपको गैप मिल रहा है ना, वही ये जो सेकंड पॉइंट है, गैप प्रेजेंट, ये इसी की बात हो रहा है, ये यहाँ पे ये अपन को गैप मिलेगा, ठीक है। तो आई होप से इतना क्लियर हो गया। उसी तरह जैसे ए का है, यहाँ पे एक जोड़ा था, उसके बाद एक ये लीनियर लाइन चल रही है और यहाँ पे क्या जोड़ा है, बी, और यहीं पे अपन को क्या है, गैप प्रेजेंट है। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद वही लो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉलीफंक्शनल, और या क्रॉसलिंक या फिर नेटवर्क, ठीक है। अपन को इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे इसमें क्या बात की है, बायफंक्शनल या फिर स्ट्रेट चेन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये होगा, ठीक है। वहीं अगर ट्राईफंक्शनल ब्रांच चेन की बात करें, मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा और ब्रांच चेन होगी, ठीक है, एक ब्रांच चेन इससे जुड़ी होगी। वहीं अगर थर्ड उसकी बात करें, क्या है, क्लोज लिंक स्ट्रक्चर, इसमें क्या, अटैच्ड इन जिगजैग मैनर, ठीक है। जो इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो क्या होगा, जिगजैग मैनर में अटैच होगा, ठीक है। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, और वही हार्ड होगा, ब्रिटेल होगा और रिजिड होगा, ठीक है। हार्ड है, ब्रिटेल है और रिजिड है। वहीं अगर एग्जांपल की बात करें, इससे क्या हो सकता है, बैकलाइट और मेलामाइन, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में ए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे जिगजैग मैनर में एक ये बी ब्रांच जुड़ी हुई है और एक यहाँ पे बी ब्रांच जुड़ी हुई है, ठीक है। वहीं अगर नीचे वाले की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक ए यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक ए यहाँ पे, ठीक है। आई होप अपन को एग्जांपल क्लियर हो गया, और ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी ये 3 टाइप अपन को अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। एग्जाम में आता है सिंपली इस तरह से अपन को
उतार देना है। मैं इसको रब कर देता हूँ जिससे आपको आराम से अपनी नोटबुक में बना ले। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जब तक आप इसको थोड़ा सा देखिए और इसको नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। टोटल सिक्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन है, तो आप इसको नोट करिए, थर्ड वाला। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखते हैं अपन फोर्थ वाला टाइप, मोड ऑफ सिंथेटिक। सिंथेटिक बेसिस पे किस तरह से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये चीज अपन ने पहले भी पढ़ चुका है, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं। तो वही मोड ऑफ सिंथेटिक पे अपन दो टाइप में और क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये वाली चीज को थोड़ा सा हटा दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको दो टाइप में कर सकते हैं। पहला हो गया अपना एडिशन पॉलीमर, सेकंड हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, ये क्या होता है अपन ने पहले भी पढ़ चुका था, एक और बार देख लेते। पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये इसमें जो पॉलीमर ऑब्टेन्ड होते हैं, पॉलीमर्स जो इसमें ऑब्टेन्ड होते हैं वो किससे होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से जो पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड होते हैं उसी को अपन एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। उसी तरह अगर कंडेंसेशन पॉलीमर्स की डेफिनेशन की बात करें तो वही है कि इसमें अपन एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ऑब्टेन्ड हुए थे, उसमें क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ऑब्टेन्ड होंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद उसकी बात करें सेकंड पॉइंट की, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम एज मोनोमर्स एंड आइडेंटिकल। ठीक है, जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम होगा। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नॉट आइडेंटिकल एज मोनोमर्स आर डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें, नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसका एलिमिनेशन नहीं होता। वहीं अगर इसकी बात करें, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2 हो गया, अपना HCl हो गया, NH3 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, P यानी कि पॉलीथीन। ठीक है, उसके बाद PS, PVC और PMM, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, वहीं अगर कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल देखें तो क्या है, नाइलॉन 6 और बेकेलाइट और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अपने हो गया क्या, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो आपको सिंपली मैं इसको रब कर देता हूं, आपको सिंपली इसको नोट कर लेना है। ये अपना हो गया फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन। अब अपन फिफ्थ टाइप के क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फिफ्थ टाइप का अपना क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी। अब ये टेक्टिसिटी क्या होता है, द ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर्स यूनिट इन अ पॉलीमर, द ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट इन अ पॉलीमर टेक प्लेस इन अ ऑर्डरली और डायऑर्डरली मैनर with respect to main chain, this difference is configuration is known as toxicity। ठीक है, अब toxicity क्या होता है, ये अपन जब इसका क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा समझ लेंगे तो अपन को toxicity आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, toxicity की बात करें तो ये तीन टाइप में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है, आइसोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक क्या कहना चाह रहा है, ऑल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड ऑन सेम साइड ऑफ द चेन। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखें, या एग्जांपल दिया अपन को ग्लूकोज का, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अपन को सिंपल एक चेन में अपन के लगे हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर सेकंड टाइप की बात करें एटेक्टिक की, ठीक है, इसमें क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज रैंडम मैनर। जैसे इसमें क्या है, RR पहले दे दिया, H दे दिया और R दे दिया। ठीक है, इसमें HH पहले दे दिया, R दे दिया और फिर H दे दिया, तो रैंडम मैनर में इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, वहीं अगर थर्ड टाइप की बात करें क्या है, सिंडायोटिक टैक्टिक। ठीक है, इसमें क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मैनर में जो अपने फंक्शनल ग्रुप है वो लगे हुए हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखें, पहले HR, ठीक है, HR, फिर RH, तो ये अल्टरनेट मैनर में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं उसको अपन सिंडायोटिक टैक्टिक बोलते हैं। ठीक है, अगर जो अपने फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, रैंडम मैनर में जुड़े हुए हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एटेक्टिक। ठीक है, वहीं अगर फंक्शनल ग्रुप एक सेम साइड में चेन में है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोटैक्टिक। ठीक है, आई होप सो अपन ये तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो टैक्टिसिटी का मतलब यही होता है। टैक्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ऑर्डरली और डायऑर्डरली मैनर में विद रिस्पेक्ट टू मेन चेन जो जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टैक्टिसिटी। आई होप सो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपली आपको इसका नोट कर लेना है, फिर अपन लास्ट वाला जो अपना क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो वाला देख लेते हैं और इसके साथ अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं अपना लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे इसको चार टाइप में क्लासिफाइड किया गया है,
एक एक करके अपन सारे टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला हो गया अपना क्या, इलास्टोमर, फिर उसके बाद फाइबर, फिर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ठीक है, इसमें से जो थर्ड और फोर्थ है मतलब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा जिसमें अपन इसके डिफरेंशिएट बिटवीन को अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे आखिर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होता है। ठीक है, अभी इसमें नॉर्मल समझ लेते हैं, इसका मैं एक अलग सा आपके लिए लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन के तौर पे। ठीक है, अगर फर्स्ट वाली उस टाइप की बात करें, क्या इलास्टोमर, इसमें क्या है, हाई इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टोमर अपन को नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, इलास्टोमर, तो ये क्या करना चाह रहे हैं, इलास्टिसिटी से जुड़ा होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी जैसे अगर आप नाड़े की बात करें अपन जो लोअर में लगाते हैं ना, या फिर इसको छोड़ो अपन एग्जांपल बात करते हैं रबर, वो सबने देखा होगा। ठीक है, रबर को क्या करते हैं अपन जब स्ट्रेच करते हैं तो उसको क्या है, बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाता है, मतलब वो इलास्टिसिटी फॉर्म करता है। तो वही चीज बताइए, इलास्टोमर क्या करता है, हाई इलास्टिसिटी रहती है उसकी, और पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है बहुत ज्यादा पुअर रहती है, उसके फोर्सेस जो रहते हैं बहुत ज्यादा वीक रहते हैं, और रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस। ठीक है, जब अपन रबर में स्ट्रेस लगाते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, बट उसको जब छोड़ देते हैं, वो आफ्टर, जब छोड़ने के बाद क्या होता है, वो अपना साइज जो है उसको रीगेन कर लेना, अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। तो वही चीज कह रहे हैं। इसका इलास्टोमर का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, रबर, जो चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इसका जो फोर्स हो सकता है वो सबसे ज्यादा वीक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, जैसे इसमें वीक फोर्स, इसमें क्या है, वीक फोर्स, इसमें भी वीक फोर्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आएगा अपना क्या, फाइबर। फाइबर में क्या होता है, फाइबर केबल्स आपने देखी होगी जो अपने घरों में लगी रहती है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, जो इलास्टिसिटी रहती है वो बहुत ज्यादा लो होती है, मतलब इलास्टिसिटी नहीं रहती है उसमें। ठीक है, और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, उसमें फोर्सेस जो लगते हैं वो बहुत ज्यादा हाई लगते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और क्या रहता है, लंबा और पतला रहता है। ठीक है, इतनी चीज अपन क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, नाइलॉन फाइबर जो आपने देखे होंगे अपने घरों में लगे रहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं, पर आप घर में देखना जो अपने टीवी के वायर रहते हैं वो नाइलॉन के वायर रहते हैं। चलिए अपना थर्ड वाला चीज देख लेते हैं, क्या है अपना थर्मोप्लास्टिक। अब ये क्या है, इसका अगर फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, लो इलास्टिसिटी, इसमें इलास्टिसिटी बहुत नहीं रहती है, ना के बराबर रहती है। ठीक है, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते। सेकंड पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा हाई रहती है। थर्ड, हाई फोर्सेस, इसके जो फोर्सेस हैं बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। उसके बाद बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, मतलब जब इसको हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, पर इसको जब कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो क्या है, हार्ड हो जाता है, वापस अपनी रिशेप ले लेता है। इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद लास्ट, ओनली फिजिकल चेंज अकर। ठीक है, इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज ही रहता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अपना पीवीसी। ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। उसके बाद अगर थर्मोप्लास्टिक लास्ट वाले की बात करें, थर्मोसेटिंग। ठीक है, इसमें क्या है, लो इलास्टिसिटी ना के बराबर रहती है, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, थर्ड क्या है, वेरी हाई फोर्सेस, मतलब इसमें अपने हाई फोर्सेस थे, इसमें बहुत ज्यादा हाई फोर्सेस रहते हैं। ठीक है, इफ बिकम हार्ड, ब्रिटल, इनसॉल्युबल एंड इनफ्यूजिबल आफ्टर हीटिंग। जब इसको हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है और इनफ्यूजिबल हो जाता है जब इसको हीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट क्या है, केमिकल चेंज अकर, परमानेंट चेंजेस। ठीक है, जब अपन परमानेंट चेंज करते हैं तो इसमें की क्या होता है, केमिकल चेंज भी होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्या है, इट फॉर्म्स क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर रहता है, जो थर्मोसेटिंग का स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने इधर बात की है शायद, है ना। 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया अपना क्लोज लिंक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज लिंक्ड, ये रहा। ठीक है, क्लोज लिंक्ड स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, जिसमें अपने जो अटैच होंगे वो क्या होंगे, जिगजैग मैनर में। जैसे इसमें देखेंगे एक लीनियर लाइन में है, एक भी यहाँ पे जुड़ गया और एक भी यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। तो जो इसका एग्जांपल जो दिया हुआ है बेकेलाइट, ये अपना क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उसी बेसिस में इंटरमॉलिक्यूलर बेसिस पे इसको 4 टाइप में करा है। सबसे पहले बहुत ही ज्यादा वीकेस्ट बॉन्ड, मतलब बहुत ज्यादा ही वीक बॉन्ड, उसके बाद अपना वीक बॉन्ड, फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन को इसको क्लासिफाइड किया गया। आई होप सो अपन को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये भी चीज अपन को क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट में अपन इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनता है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
ठीक है, यहीं पे कर लूँ या फिर एक अलग से शीट ले लेता हूँ मैं, है ना, 2 मिनट, मैं एक शीट ही ले लेता हूँ। ये आ गया अपन, ये एक ब्लैक कलर की शीट ले ली, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्वेश्चन इसमें किस तरह से बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन 2 मिनट, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, व्हाट इज पॉलीमर, ठीक है, और एंड मोनोमर, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये क्या हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन ठीक है। उसके बाद पॉलीमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स एंड ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहे तो इस तरह से पूछ सकता है, या तो पॉलीमर या फिर पॉलीमर मोनोमर इनकी डेफिनेशन के साथ अपन क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, या फिर पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन के साथ और इसके टाइप्स के साथ अपन को क्लासिफिकेशन पूछ लेगा। तो आपको तैयार रहना है कि यार एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना आराम से बनाएंगे, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको लिखवाया है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। जो फालतू तरीका होता है कि यार अपन ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लिख देंगे एक पॉइंट की फॉर्म में, वैसा नहीं करना, अपन को इसी तरह एक ड्राइंग की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आए, अपन ने वो जो डेफिनेशन है वो कर दी, पॉलीमर और मोनोमर का आया तो पॉलीमर और मोनोमर की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, तो इस तरह से 2 पॉइंट में डिफाइन करना, नेचुरल सिंथेटिक, इस तरह से करके, ठीक है। इतना जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड उसमें आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, मैं वीडियो को पॉज कर करके आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड उसमें आएंगे, इसको भी अपन आराम से लिख के इसी तरह से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल दिए हुए मैंने। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, इसको इस तरह से अच्छा आराम से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, तो इसको भी आराम से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको आराम से डिफाइन कर देंगे। आराम से अपने 3 से 4 पेज भरने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ये भर गए, एग्जामिनर को भी बहुत खुशी होगी और वो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो अपन को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसा है यार कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यार कि यूनिट जल्दी जल्दी लाने में थोड़ा मन नहीं करता, ठीक है। जैसे अगर आप कमेंट करेंगे, वीडियोज को शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, ठीक है, तो मेरे को भी ऐसा लगेगा यार कि वीडियो बना रहा हूँ तो वर्थ इट है, बच्चों के लिए, पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। वरना वही है कि यार बैचेस बनाओ, बैचेस बना के बेचो, जो हो रहा है। और अगर यूट्यूब पे फ्री मिल रही है तो आपने देखा ही है किस तरह से मिल रहा है। पर हम तो ऐसा कर रहे हैं कि यार प्रीवियस ईयर एनालाइज करके सारी चीजें अरेंजमेंट करके आपको दे रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। एजुकेशन पर चाहे वो फिजिक्स का कोर्स चल रहा है अपना, BEEE का कोर्स चल रहा है, और अपना BCE का कोर्स, सब में यही है कि हम प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताते हैं, और आपको एक नोट्स की फॉर्म में साथ साथ में नोट्स बन जाए, बहुत ही प्रीमियम तरीके से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही है, अगर इसमें भी फ्री का कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करें, उसके बाद भी अगर कमेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, लाइक शेयर नहीं होगा, तो यार थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अपन को भी यार कि अपन इतने एफर्ट डाल रहे हैं और बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में अपने 40 लेक्चर हो गए, ठीक है, टोटल 40 लेक्चर। अपन ने 4 चैप्टर तो कंप्लीट करा दिए, अभी अपना 4th चैप्टर और डर रहा है, ठीक है। इसके बाद भी मैं एक और चैप्टर कराऊंगा कि मतलब 7 में से आपके 6 चैप्टर कंप्लीट कर पा दूंगा। उसके बाद एक बचेगा, उसको आगे देख लेंगे। पर वही चाहता हूं आप कोई सी वीडियो देखिए, उसकी वीडियो में जाके आप लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप अपना नाम और कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज से और कौन से सिटी से हैं, वो आप कमेंट करिए, ठीक है। या फिर आपको जो अच्छा लगता है वीडियो लेक्चर में वो बताइए। अगर कोई डाउट रहता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट, अगर आप इंजीनियरिंग अभी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, अभी 4th ईयर तक आपके साथ नहीं छोड़ने वाले। अब कैसे नहीं छोड़ने वाले वो भी चीज बताता हूँ। सेकंड ईयर में भी जाएंगे, आपको पूरे कोर्सेज यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे अपना डिस्क्रीट हो गया, DSA हो गया, डिजिटल हो गया, सारे कोर्सेज हम लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी अपन जो आप सेकंड ईयर में आप जाने वाले हैं तो उसके लिए हमने एक चैनल आपके लिए बना दिया है, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, स्पेशली CS और
आईटी के बच्चों के लिए, ठीक है। जब वो जाते हैं सेकंड ईयर में तो अपन को कोडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट होती है, जिसमें अपन को जावा, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके बाद हो गया अपना वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो कोडिंग से जर्नी से रिलेटेड जो वीडियोस रहेगी वो इस चैनल पे डलने वाली है, ठीक है। अभी इस पे टोटल 200 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको 1K तक पहुंचा दें। अब इसमें वीडियोस कब से डलना स्टार्ट होगी भैया? तो ये इसमें वीडियोस तब से डलना स्टार्ट होगी जब आपके सेकंड सेम के पेपर खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आपके सेकंड सेम के पेपर खत्म होते हैं, ठीक है, इसमें वीडियोस डलना स्टार्ट हो जाएगी। इस पे हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ाएंगे? पाइथन पढ़ाने वाले हैं, जावा प्लस डीएसए पढ़ाने वाले और सी प्लस प्लस डीएसए पढ़ाने वाले, ठीक है। आई होप सो अपन को पढ़ने में, आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि एजुकेशन पॉइंट कोडिंग का जो अपना एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन है, इसका हमेशा से एक ही इनिशिएटिव रहा है कि अपन को क्या है, कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए? क्वालिटी, ठीक है। कि एक ऐसा बिगिनर फ्रेंडली बच्चा जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में या फिर कोडिंग के बारे में, कोडिंग का सी नहीं पता, प्रोग्रामिंग का पी नहीं पता, ठीक है, वेब डेवलपमेंट का डब्ल्यू नहीं पता, तो उसको भी आराम से जीरो से लेके हाई लेवल तक उठा के लेके जाए, ठीक है। और क्या होगा? बिल्कुल लो प्राइस या मिनिमम प्राइस, ठीक है, जिससे क्या हो, हर एक बच्चा इस कोर्स को परचेज कर पाए, ठीक है। तो यही इस वाले एजुकेशन पॉइंट कोडिंग का भी रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसके क्या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जाना है, सिंपली जाके वहां पे कोडिंग जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे इसकी वीडियोस डालना स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं, इन सारे के लिंक अगर आपके सेम में है, जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीएमई हो गया, बीसी हो गया, ठीक है, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिक, इनके सारे के कोर्सेज के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ना, जो भी चैप्टर पढ़ना और आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज है, M1, M2, EG और बेसिक सिविल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। और इसका प्राइस क्या है? 799। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है कोर्सेज में, ठीक है, तो आप आराम से कोर्सेज लेके पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसको डाउनलोड करना है, वहां पे अपने कोर्सेज सर्च करने और खरीद के पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी बस 1 महीना है, ठीक है। अगर अभी भी आप M2 EG अगर बैक है तो आप लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े चांसेस हैं अगर आप थोड़ा हार्डवर्क डाल देते हैं तो, ठीक है। वरना अगर बैक लग जाती है तो आपकी फिर पता ही है, बैक लगने पे अभी आपको शायद फर्स्ट ईयर में पता नहीं चलेगा, पर जैसे ही आप थर्ड ईयर सेकंड ईयर तक जाएंगे, क्योंकि क्या है, इंजीनियरिंग में अपने पूरे 4 साल जब आप पढ़ेंगे तो आपके 40 सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। 40 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती जाती है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फिर दिक्कत होती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट, हर सेम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 5 सब्जेक्ट आपके ऐड ऑन होती जाएंगे। अगर उसमें बैक लगेगी रोज 10 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि यार इन सब्जेक्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप आराम से कोर्सेज परचेज करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके सारे कोई भी क्वेरी हो इन चीजों से रिलेटेड, आप सिंपली इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।